नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं मौद्रिक नीति समिति के पुनर्गठन के बारे में। और मौद्रिक नीति समिति क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या महत्व होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जनरल कंपटीशन में बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या एसएससी हो, इसमें एक पॉइंट आपको, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको 1 नंबर मिलने की संभावना यहाँ से होती है। देखिए, अभी हाल ही में क्या है कि मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन भी हुआ है और इसमें काफ़ी सारे चेंजिंग भी किए गए हैं। तो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बेसिक से एकदम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, जिसको हम शॉर्ट में एमपीसी कहते हैं, उसका पुनर्गठन हुआ है। मतलब इसके कुछ सदस्यों को हेर फेर किया गया है। ठीक है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था वो मतलब कि चले गए और नए सदस्य उनकी जगह पे आए हैं। तो कौन आए हैं और कौन गए हैं उनको भी देखेंगे और होता क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि मौद्रिक नीति के जरूरी उद्देश्य एवं लक्ष्यों की, मौद्रिक नीति के जरूरी उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति के निर्धारण व उनकी समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय एमपीसी यानी कि मौद्रिक पॉलिसी कमेटी का प्रावधान किया गया है। ओके, यहाँ पे कितने सदस्य होते हैं? तो अब से सबसे बड़ा सवाल होता है कि एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? तो एमपीसी में सदस्य की संख्या 6 होता है। इस 6 सदस्य में सबसे पहला सदस्य जो होता है, सदस्य नहीं बल्कि अध्यक्ष कहिए, कि आरबीआई के जो अध्यक्ष होते हैं वो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी जो है संजय मल्होत्रा अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर बने हैं। तो ये है जो कि एमपीसी का मतलब हेड हैं, अध्यक्ष हैं। और इसमें होता क्या है कि 3 सदस्य होते हैं जो कि सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं आरबीआई के होते हैं, जो कि एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। पूनम गौतम हाल ही में है जो कि एमपीसी का कमेटी का सदस्य बने हैं और राजीव रंजन जी पहले से थे। और वहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो राम सिंह, सौगात भट्टाचार्य और नगेश, ये तीनों नए सदस्य बने हैं। और ये तीनों बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इनका संबंध है। तो इस प्रकार से है जो कि सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। देखिए होता क्या है कि आरबीआई का काम क्या है, यानी कि मौद्रिक पॉलिसी का काम क्या है उसको समझिए। देखिए, कहता है कि बाजार में अगर पैसा बढ़ जाएगा तो लोग खरीदारी ज़्यादा करेंगे, यानी कि वस्तु का डिमांड ज़्यादा होगा, यानी कि वस्तु की डिमांड ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए पैसा का बढ़ना क्या होता है, जैसे क्या होता है ना कि अगर लोन उनका सुविधा है या फिर कहीं आपको कर्जा आसानी से मिल जाता है, तो जो काम आप करना चाह रहे हैं, करने में कठिनाई है, तो उसको आप लोन लेकर के भी कर देते हैं। ठीक है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको 5 लाख की ज़रूरत है, उसे बैंक के माध्यम से लोन मिल जाता है। तो अगर कोई ज़मीन बिक रहा है तो 5,000 10,000 बढ़ा के भी ले लेता है। ठीक है, लेकिन अगर लोन उनका प्रावधान नहीं है, पैसे की जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो आप चाह के भी काम नहीं कर पाते हैं, तो डिमांड कम रहता है। ठीक है, देखिए जैसे अब बिल्कुल समझ सकते हैं, गांव में खेत उत लेने के लिए बहुत माथा मारी है। 1 कट्ठा खेत बिक रहा है तो 10 ग्राहक है लेने वाला। अब उस पर क्या होगा, दाम उतरा चढ़ी हो जाएगा। तो जो ज़्यादा पैसा है, इसके पास पैसा की सुविधा है, वो क्या करेगा, कर्ज लेके भी वो ज़मीन खरीद लेगा। लेकिन अगर लोन की सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है मार्केट में, तब क्या होगा कि उसका मतलब उतना दावेदार नहीं है, तो दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करता है, आरबीआई पैसे को कंट्रोल करता है मार्केट में। कैसे करता है वो समझिए थोड़ा सा। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि आरबीआई, यहाँ पे आपका आरबीआई हो गया और इधर आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया। कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि वैसे बैंक जिसको आरबीआई लोन देता है उसको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक में आपको बहुत सारा मिल जाएंगे, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि पैसा छापने का काम तो आरबीआई करता है, लेकिन पैसा पब्लिक के माध्यम से कैसे पहुंचता है, माध्यम तक, पब्लिक तक कैसे पहुंचता है, कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से पहुंचता है। तब क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देता है।
लोन देता है, उसके बदले इससे कुछ सिक्योरिटी पेपर लेता है, और इसके लिए जो लोन का रेट होता है उसको रेपो रेट कहता है। आर से रेपो, आर से रेट, रेपो रेट कहता है। लेकिन जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे, लेकिन उसके लिए कोई सिक्योरिटी पेपर न ले, कोई सिक्योरिटी पेपर न ले, और तब उस पर जो बैंक रेट का जो इंटरेस्ट रेट कसता है उसको बैंक रेट कहते हैं, और यह लंबे समय के लिए होता है, 1 साल से अधिक के लिए होता है। ठीक है, तो 2 तरह के कर्जा इस आरबीआई देता है कॉमर्शियल बैंकों को। एक देता है सिक्योरिटी के साथ और एक वो देता है बिना सिक्योरिटी के साथ। उसी तरीके से अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पब्लिक के थ्रू ज़्यादा पैसा जमा हो जाए तो ये भी आरबीआई के यहाँ रख सकता है, लोन पर दे सकता है। तो जब आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक लोन दे और इसके बदले कुछ सिक्योरिटी पेपर ले, प्रतिभूति बोलते हैं उसको हिंदी में, यानी कि कुछ गारंटी कार्ड ले, कुछ गारंटी ले, तब उस रेट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी आरआर कहते हैं। लेकिन जब इस सीबी यानी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा जमा करे और आरबीआई उसको कोई सिक्योरिटी पेपर न दे, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देता है, तो उसी को कहा जाता है एसडीएफ, मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये 4 चीज़ अभी तक आप समझ गए होंगे। अब उसी तरीके से क्या होता है अब समझिए। जैसे मान के चलिए कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है रिवर्स रेपो रेट पर, और रेपो रेट अगर बढ़ गया, मान लिया कि मार्केट में रेपो रेट 6% है और आरबीआई ने रेपो रेट 6.25 कर दिया, तो आरबीआई ने रेट तो बढ़ा दिया, तो कॉमर्शियल बैंक क्या होगा, लोन कम लेगा। और जब कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेगा तो ये पब्लिक को यानी ग्राहक को लोन कम देगा, और जब ग्राहक को लोन कम देगा तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इस तरीके से रेपो रेट को बढ़ा करके आरबीआई मार्केट में पैसा को जाने से रोक सकता है। ठीक उसी तरीके से आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा करके क्या करेगा, मार्केट में जाने से पैसा को रोकेगा, क्योंकि बैंक रेट तो रेपो रेट की जैसा ही है। ठीक है, उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट को घटा करके, रिवर्स रेपो रेट अगर घट जाएगा तो कोई बैंक कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के यहाँ पैसा नहीं रखेगा, क्योंकि उसको फ़ायदा कम मिलेगा, इसलिए पब्लिक को पैसा ज़्यादा देगा। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट घट गया तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक वाला कॉमर्शियल बैंक वाला आरबीआई के पास पैसा रखेगा नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केट में पैसे को फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हाल ही में आरबीआई ने कुछ रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह में चेंजिंग किया है। तो क्या चेंजिंग किया है वो देखिए हर 2 महीने पर एमपीसी की बैठक होना अनिवार्य है। हर 2 महीने पर बैठक होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 में हुआ, फिर जून 2024 में हुआ, फिर अगस्त 2024 में हुआ। इसी तरीके से पिछले 2 सालों में रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन 7 फरवरी 2025 को पहली बार, पिछले 2 साल में पहली बार रेपो रेट में 0.25% की कमी की गई और कहा गया कि मार्केट में अभी है जो कि महंगाई कम गया है। यानी कि महंगाई कमने का मतलब ये है कि मार्केट में वस्तु का मांग कम गया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसको परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए अब क्या किया, रेपो रेट को कम कर दिया। जब रेपो रेट को कम कर दिया तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, और कॉमर्शियल बैंक है जो कि ग्राहकों को पैसा ज़्यादा लोन देगा, और ग्राहक के पास लोन बढ़ेंगे तो वो फिर क्या होगा, मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से 3-4 सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो फिलहाल हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितना कटौती किया है, तो कुल है जो कि 0.50 किया है,
और अभी है जो कि वर्तमान में रेपो रेट 6.00 है। और उसी तरीके से SDF यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को भी 0.25% पहले और फिर 0.25 किया, यानी कुल मिलाकर के 0.50 कम किया है, यानी आधा % कम किया SDF को। बैंक रेट को भी कमाया है। बैंक रेट पहले 6.50 था, तो अभी है जो कि बैंक रेट 6.25 हो गया है। तो इस तरीके से बैंक रेट, रेपो रेट और SDF में RBI ने कमी किया है, और कमी करके बैंक में कॉमर्शियल बैंकों को एक अच्छा सुविधा दिया है, ताकि है जो कि यानी कि RBI के कहने के अनुसार बाज़ार में महंगाई कमा हुआ है, बाज़ार में महंगाई कमी हुई है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार है जो कि बैंकों को पैसा अधिक मात्रा में दे रहा है, मतलब कि छूट दिया है, जिससे कि पब्लिक को अधिक से अधिक लोन दे सकता है। हम समझते हैं कि इस वीडियो से आपको 1 नंबर का अंक मिलने की संभावना है। अगर कुछ भी समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो वीडियोज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।